इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस का अध्ययन कर रहे थे और उसमें से विकसित भारत का एक विचार निकला। ये विचार को चरितार्थ करने के लिए जो ट्रैक है उसमें युवा भी एक महत्वपूर्ण पार्टनर है और इसलिए युवा भी विकसित भारत में, क्योंकि उनका सपनों का भारत है, 2047 में ये यूथ, आज का यूथ उस दिन देश के लिए कंट्रीब्यूट करते होंगे। तो वो क्या चाहते हैं, कैसा भारत चाहते हैं, वो डायलॉग में पार्टिसिपेट करें, उसके लिए ये डायलॉग का आयोजन करा गया। आपके पास सर एक तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, खेल मंत्री हैं और श्रम और रोजगार मंत्री हैं, तो दोनों मंत्रालयों से जुड़ा मैं एक सवाल लूंगा क्रिटिसिज्म के साथ, जो आलोचना हो रही है उसके साथ। सबसे पहला सवाल रोजगार को लेकर, आपने युवाओं की बात की, रोजगार सृजन क्या कोई चिंता का विषय फिलहाल विकसित भारत की परिकल्पना में है? नंबर एक। नंबर दो सवाल इसलिए क्योंकि अभी कल राहुल गांधी का एक पोस्ट है, ऑपोजिशन का एक क्रिटिसिज्म है कि 45 सालों के सबसे उच्चतम स्तर पर बेरोजगारी दर पहुंच चुकी है। तो आपकी प्रायोरिटीज रोजगार सृजन के लिहाज से, और क्या यह चिंता का विषय है? उसमें दो विषय है, पॉलिटिक्स की जगह पर, बट यहां मेरे सामने बैठे मित्रगण आप भी सहमत होंगे कि कोई भी देश की इकोनॉमी जब ग्रो करती है तब देश में रोजगारी का सृजन होना स्वाभाविक है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सभी सेक्टर में ग्रो होता है तब देश की इकोनॉमी ग्रो करती है। ठीक। और उसके लिए कई पैरामीटर है, वो आज से बना हुआ नहीं है, लेकिन पहले से देश में बना हुआ, उससे मैपिंग होता है। फॉर एग्जांपल, हमारी रिजर्व बैंक क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। एक क्लेम डेटा बताता है कि पिछले 10 साल में 17 करोड़ जॉब का निर्माण देश में हुआ, जो उसके पहले के 10 साल, यूपीए के 10 साल में वो 7 करोड़ था। उसका मतलब यह है 17 करोड़ क्लेम के डेटा जो वर्तमान में लास्ट ईयर में डेटा पब्लिश हुआ जी, उसने बताया। वो तो पहले से रिजर्व बैंक क्लेम का डेटा डिक्लेयर कर रही है। दूसरा, ये भी डेटा हमारे सामने है कि 2014 में जब हमारी सरकार शासन में आई, उस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो 6% था। वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज 3.2% है, यानी कि रोजगारी का सृजन होता रहा तब अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ। तो ये तथ्य ये है। पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा करने के लिए कोई भी विषय, कोई भी व्यक्ति उछाल सकता है, लेकिन देश के युवा, गिग वर्कर्स आज बढ़ रहा है, गिग इकोनॉमी डेवलप हो रही है, यूथ का ट्रेनिंग, उसका स्किल इन्हांसमेंट हो रहा है, नंबर ऑफ टाइप की स्कीम ऐसी चलाई गई है। फॉर एग्जांपल, आज तक कोई सरकार ने पीएलआई स्कीम तो लाई है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव लाया है क्या? हमने आज तक भी चिंता करी और आने वाले 5 साल के लिए भी चिंता करी। हमने तय करा और टारगेट करा कि हम अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ का खर्च करके 4 करोड़ 1 लाख नया रोजगार का निर्माण करेंगे, नई जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन करेंगे। एक बात, ये सब डेटा जो फॉर्मल डेटा की बात हो रही, मैं आपको ये कहूंगा कि हमें कई डिफिनेशन अपने हिसाब से बदलनी होगी। आईएलओ का एक हिसाब किताब है, हर कंट्री का अपना अपना मॉडल होता है। हमारा देश का भी एम्प्लॉयमेंट का हमारा एक बहुत सुदृढ़ मॉडल है। फॉर एग्जांपल, हमारे देश की महिला, मैं गुजरात से आता हूं तो मैं एक गुजरात का एग्जांपल दूं। गुजरात में डेयरी उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है और मेरे स्टेट की आधा गुजरात की इकोनॉमी डेयरी के लिए, हमारी इकोनॉमी डेयरी बेस्ड इकोनॉमी है। हर महिला अपने घर में 1-2 गाय रखती है, 1-2 भैंसे रखती है, मिल्क प्रोडक्ट करके वो डेयरी में दे देती है। 10 दिन में उसके पास पेमेंट आता है और 10 दिन में महीने में 25-30 हजार रुपया का पेमेंट आना वो हमारे यहां स्वाभाविक है और ऐसे सब घर में ये व्यवस्था होती है। लेकिन हमारी गुजरात की महिलाओं को बच्चे के लिए खर्च करना है, अपने के लिए ज्वेलरी लेना है, बच्चे को पढ़ाना है, तो वो अपने पति से पैसा नहीं मांगती है, वो अपनी इकोनॉमी रखती है। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन वो फॉर्मल में आप कहेंगे कि ये जॉब कर रहा है
तो किसी के अंडर में नहीं करता है। स्वरोजगार हो, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ये भी एक इकोनॉमी, ये भी एक एम्प्लॉयमेंट तरह है। का रोजगार। तो हमें केवल उसकी डिफिनेशन बदलनी पड़ेगी कि व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट। ठीक, ये भी एक एम्प्लॉयमेंट है। देश में हम बहुत, मोदी गवर्नमेंट बहुत जागरूकता से आज की भी चिंता करती है और आने वाले दिनों में हमारे देश के युवा, उनका भविष्य सुनिश्चित हो और वो विकसित भारत में अपना कंट्रीब्यूशन कर सके, उसके लिए भी अपनी सुनिश्चितता रखती है। आप अगर कह रहे हैं 17 करोड़ रोजगार सृजन हुआ, जो आंकड़े हैं, आप नहीं कह रहे, जो आंकड़े हैं, तो राहुल गांधी अगर ये लिख रहे हैं कि बेरोजगारी 45 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, तो क्या मतलब वो राजनीतिक बेरोजगारी की चर्चा कर रहे हैं जो महाराष्ट्र और हरियाणा में हुआ? हम तो ऐसा ही माने। उसके अलावा मैंने जो आपके सामने फिगर रखा, वो तो रिजर्व बैंक, उसके समय में भी यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब ही रिजर्व बैंक ने ही दिया गया फिगर है। ठीक, मैं जो बोल रहा हूं वो भी रिजर्व बैंक ने दिया गया फिगर है। ये तथ्य है। 6 में से 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाउन हुआ, वो भी सत्य है। लेकिन मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स की जगह पे होता रहे, तथ्य का स्वीकार करके राष्ट्र के विकास में सब लोग कंट्रीब्यूट करें, वो आवश्यक है। चलिए फैक्ट्स पर ही बात कर लेते हैं। राजनीतिक बेरोजगारी की भी चर्चा होनी चाहिए शायद से। जब पिछली बार मेरा आपसे संवाद हुआ था चौपाल में, उसके बाद और अब में हरियाणा और महाराष्ट्र हो चुका है, तो ये जो जीत है, ये भारतीय जनता, मतलब महाराष्ट्र में तो सुनामी थी साहब, तो उस जीत को राजनीतिक दृष्टि से आप किस तरह से देखते हैं? और अब आने वाले समय में दिल्ली और बिहार भी है, थोड़ा राजनीतिक सवाल। देखो, मैं ये चुनाव में भी था, दोनों स्टेट में मेरा प्रवास भी हुआ। मैंने देखा जनता को ऐसा लगा कि हमने लोकसभा में कुछ गलती कर दिया है। मोदी जी को लोग सोचते हैं कि मोदी जी है तो क्या है, मोदी जी नहीं होते तो क्या होते, ये भी लोग सोचते हैं। और इसलिए मैं ये दोनों स्टेट का विजय, वो देश की जनता का मोदी जी के प्रति श्रद्धा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास का प्रतीक, ये अच्छा। दो राज्यों का, क्योंकि अभी ही इलेक्शन गया है, अभी पांच महीना ही गया है, और 5 महीने में 2 स्टेट का इलेक्शन हो गया, और दोनों स्टेट में क्लियर मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी अभी परफॉर्मेंस करते हुए आपने देखी। मतलब ये जीत जो है ना, ये इतनी, कहते हैं कि ये नफरत की बुनियाद पर रखी गई जीत है। मतलब ये ऑपोजिशन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ऑपोजिशन कहता है कि इतनी नफरत फैलाई गई है, बंटवारा, सांप्रदायिक, एक है तो सेफ है, बटोगे कटोगे, ये जीत की बुनियाद जो है सांप्रदायिक है। इस पर आपका टेक, एक है तो सेफ है, जो प्रधानमंत्री का नारा है। मैं बहुत क्लियर कहूंगा, देश की जनता डेमोक्रेटिक दृष्टि से बहुत मैच्योर जनता है। एक स्टेट में पार्लियामेंट की 8 सीट बीजेपी को दे देते हैं और नीचे सरकार अदर पार्टी की बना देती है। बिल्कुल, ये बिहार में लास्ट बार हुआ था। ऐसे इसलिए हम कभी जनता पर ब्लेम नहीं कर सकते, हमें वास्तविकता का स्वीकार करना होगा। ईवीएम पे कर सकते हैं। भारतीय ईवीएम वाला विषय ही आपने खोल दिया, तो मैं कहूंगा कि देखो, हमारी पार्टी ने कभी ईवीएम पर ब्लेम नहीं किया। हमने हारा, चुनाव नहीं जीता तो भी ऐसा नहीं कहा कि ईवीएम ने हमें चुनाव हरा दिया। हम जीता तो भी हमने ईवीएम का इश्यू नहीं लिया। कई लोगों की आदत बन गई है, क्योंकि वो हार को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो हारा तो वो ऐसा मानते कि हम तो हार ही नहीं सकते, हारा है तो ये ईवीएम ने हरा दिया, जीता है तो कुछ नहीं बोलता है। ऐसा एक बार बोल के बताए कि भाई हम जीते हैं, लेकिन ये हमारी जीत नहीं है, ये ईवीएम ने हमें जिता दिया है, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो हम जीत गए, ऐसा कभी बोल दे तो मैं मानूंगा। उस पे कहते हैं कि जीते तो हम, हारे तो ईवीएम। तो ईवीएम ये उचित नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे पता है आपको जाना है। अभी साबरमती रिपोर्ट आप फिर से देखने जा रहे हैं, और आज की खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम 4 बजे साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने जा रहे हैं। मैं सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा। उस वक्त जो वॉर रूम बनाया गया था, उसमें आप उसका पार्ट थे, और उस वक्त आपने वो सारी चीजें देखी और आप भावुक भी हुए थे मूवी देखकर साबरमती रिपोर्ट। मैंने साबरमती मूवी देखी जी, और उसमें एकदम जो गुजरात में, मैं तो गुजरात से बिलोंग करता हूं, जो घटना घटी थी उसमें सत्य क्या था
हम समझते थे और आज 24 साल के बाद जब हमने देखा है वहां जेला है, इस सत्य में ये साबरमती रिपोर्ट में देख रहा हूं। मैं एक बार देख के आया और अभी आज फिर से देखूंगा। तो जो प्रधानमंत्री ने कहा कि सच छिपाया गया, सच को बाहर आने में इतने समय लगा, इतना आप भी लगता है कि हाँ ये चीजें हैं? सत्य सत्य होता है और मैंने एक मूवी से देखा, मेरा दिल भर गया। ये ही घटना उस वक्त जो मैं देख रहा था, सुन रहा था कुछ टेलीविजन पर और वहां फील कुछ दूसरा कर रहा था, ये आज उसमें दिखाई दे रहा है। बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये सच को बाहर लाना भी शायद उतना आसान नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए यहां पे जितने लोग बैठे हैं, जो इसमें जो मुख्य कलाकार हैं विक्रांत, उन्होंने बॉलीवुड से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया 2025। पीछे वजह बताई जा रही है कि उनके परिवार को कई तरह की धमकियां मिल रही थी, उनके बच्चे को। तो ये चीजें आसान भी नहीं होती शायद सर। बट हिम्मत करके पिक्चर बनाने वाले और उसमें रोल करने वाले सभी को मैं बधाई देता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मनसुख मांडविया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुजारिश करूंगी